नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। संडे स्पेशल क्लास का ये हमारा पहला पार्ट है और इसमें मैंने जून 2019 से लेकर 2 जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए इंक्लूड करूंगी। और ये वीडियो आज का तो फिर भी थोड़ा छोटा रहेगा ताकि मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स जान सकूं। उसके बाद नेक्स्ट संडे को मैं जो जुलाई के तीनों संडे रहेंगे उसमें जून 2019 से लेके जुलाई 2020 तक का पूरा फुल करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊंगी और ये सिर्फ आप लोगों के लिए होगा। तो वीडियो लॉन्ग है या कुछ है, इस चीज़ों को मत देखिएगा। आप ये देखिएगा कि आपको पिछले एक साल का और वो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं शुरू। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। जीके 5000 सीरीज का कल 5th पार्ट आएगा, आप लोग उसके लिए तैयार रहें। कल 12 बजे आपको ये पार्ट मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर आगे के 4 पार्ट देख सकते हैं। और 10 मिनट्स 10 MCQs 10 मिनट्स 10 MCQs का आज 4th पार्ट होगा, 5th पार्ट होगा। तो ये भी आप लोग देखना ना भूलें। ये भी आपको 8:15 तक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बने रहिए स्टडी विथ नीलम चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पार्ट 1। हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता का 22वां दौर कहाँ संपन्न हुआ है। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए शामिल किया है क्योंकि 2015 के पीएससी में, मध्य प्रदेश पीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद की कौन सी बैठक संपन्न हुई। तो उसमें नंबर पूछ लिया गया था। तो ये हमें यहाँ पर अब ध्यान देना है कि भाई पूछने का पैटर्न क्या होता है पीएससी जो आयोग होते हैं उनका। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सीमा वार्ता के 22वें दौर कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को वहां की एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है? वर्ष 2019 में, दिसंबर 2019 में सुनाई थी। तो कहां पर? पाकिस्तान में, परवेज मुशर्रफ को। ओके। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी पहली विदेश यात्रा नवंबर 2019 में किस देश में की थी? तो ये की थी भारत में, ठीक है। लेकिन ये चीन समर्थक हैं, साम्यवादी इनके विचार है, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत की पहली यात्रा की, इसलिए यह आश्चर्यजनक था। ओके, इसलिए याद रखिएगा। देखो यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। मैंने ये डेट भी मेंशन करी है क्योंकि डेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट, वेल्स के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स की नवंबर 2019 में भारत यात्रा में उनकी कौन से क्रम की यात्रा रही? मतलब अब तक उन्होंने जो यात्रा की है उसमें यह कौन से क्रम की यात्रा थी? तो यह 10वीं यात्रा थी, ठीक है। वो 10 बार भारत आ चुके हैं। कौन? प्रिंस चार्ल्स। कहाँ के प्रिंस हैं ये? वेल्स के राजकुमार हैं, वेल्स के राजकुमार। मंत्रिमंडल ने नवंबर 2019 में फेनी नदी से जल प्राप्त करने के लिए भारत और किस पड़ोसी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ओके, मंत्रिमंडल ने। तो फेनी नदी किस देश में बहती है? भाई ये बहती है बांग्लादेश में। ओके, देखिए आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पर मैं ये वाला पोर्शन है, यहाँ बांग्लादेश है और ये वाला जो क्षेत्र यहाँ हमारा त्रिपुरा राज्य आता है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। यहाँ पर एक शहर है यहाँ पर एक शहर है। इस शहर का जो भूमिगत जल है उसमें लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस शहर को जल आपूर्ति करने के लिए बांग्लादेश के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। तो इसी किस नदी से प्राप्त होगा ये जल? इन्हें फेनी नदी से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फेनी नदी। नवंबर 2019 को गुरु नानक की 550वीं जयंती के लिए ऐतिहासिक मौके पर तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कहाँ रवाना हुआ? 9 नवंबर 2019 को। तो ये हुआ था करतारपुर साहिब, ठीक है, करतारपुर साहिब के लिए। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। गुरु नानक से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट याद रखना आप लोग।
जो ब्रिटेन यूके की हैवलॉक सड़क है ब्रिटेन की, उस हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, गुरु नानक सड़क कर दिया गया है। ठीक है, हैवलॉक सड़क का नाम गुरु नानक। इसी तरीके से इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159 जयंती पर जो तेल अबीब सड़क थी, तेल अबीब सड़क, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, टैगोर स्ट्रीट कर दिया है, टैगोर स्ट्रीट। वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के मुख्य अतिथि थे? तो ये कौन थे भाई, ब्राजील के राष्ट्रपति थे। हमारे ब्राजील के राष्ट्रपति जो थे वो हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। कब, 2020 में। कौन है, जायर बॉल सरेनो, जायरे बॉल सरेनो, इनका नाम है जायरे बॉल सरेनो। ओके, और दक्षिण अफ्रीका के 2019 में आए थे हमारे गणतंत्र दिवस पर। इनकी यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, सिरिल रामफोसा, सिरिल रामफोसा। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। 25 अक्टूबर 2019 में भारत और चीन के लोगों को किस साउथ अमेरिकी देश ने बिना वीजा आने की अनुमति दे दी है? ओके, तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, साउथ अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है ब्राजील। और ब्राजील ने ही भारत और चीन के नागरिकों को ब्राजील में बिना वीजा के आने की अनुमति कब दे दी? 25 अक्टूबर 2019 को। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को बर्ड फ्लू मुक्त देश कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है 12 सितंबर 2019 को। IMP है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सितंबर 2019 में फेक्साई तूफान से निम्न में से कौन सा शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो ये कौन सा तो शहर हुआ था? टोक्यो। ओके, 2019 में टोक्यो, जापान के टोक्यो में आया था क्या? फेक्साई तूफान। यहाँ से एक और फैक्ट याद रखना, 2020 के जो समर ओलंपिक थे, हाँ, अब वो कब होंगे? 2021 में होंगे। कोरोना वायरस की वजह से तो वो कहाँ होंगे? टोक्यो में ही होंगे, जापान की कैपिटल है। किस देश ने महिलाओं को पुरुषों के मैच नहीं देखने के लिए लगी 40 वर्षों की पुरानी पाबंदी को हटा दिया है? ओके, तो ईरान। ईरान में क्या होता था, महिलाओं के ऊपर बहुत सारे परंपरावादी और कट्टरवादी रोक लगी हुई है ना। इसी तरीके से सऊदी अरब में भी लगी हुई है। तो ये दोनों ही देश अभी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उदारवादी विचार अपना रहे हैं, तो महिलाओं को धीरे धीरे उनके अधिकार प्रदान कर रहे हैं। तो जब ऑप्शन आपको देते हैं तो दोनों ही ऑप्शन रहेंगे। ओके, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये ऑर्डर कहाँ पे निकला है, ईरान में निकला है कि महिलाएं अब पुरुषों का मैच भी देख सकती हैं। भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के मध्य पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ की है भाई, बौद्ध सर्किट कहाँ चलेगा? ये नेपाल, भारत और नेपाल के मध्य चलेगी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन। ओके, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य मुफ्त और, ये मुफ्त नहीं, मुफ्त होगा, मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। सैनिटाइजर टनल पहली बार, यहाँ पर आपसे पहली बार पूछी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब ये नहीं थी तब बहुत बार हो चुका है ना। सैनिटाइजर टनल पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। कहाँ हुई थी? गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। नागपुर रेलवे स्टेशन क्यों फेमस रहा था? आत्मा नाम का यहाँ पर क्या था, ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई थी जो संक्रमण से रोकने के लिए लोगों को खुद टिकट भी चेक करती थी और स्वयं सैनिटाइज भी करती थी। विशाखापट्टनम क्यों है? ये पहला रेलवे स्टेशन जहाँ पर क्या बना है, फन जोन बना है। क्या बना है? फन जोन बना है। ओके, और हुगली क्यों फेमस है? ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। ओके, कहाँ पर? कर्नाटक में। मई 2020 में तूफान चक्रवाती अम्फान निम्न में से किस क्षेत्र में आया था? आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको राज्य याद होते हैं लेकिन ज्योग्राफी नहीं पता होती और डायरेक्ट वो ऐसे ही पूछ लेते हैं। कहाँ आया था? जैसे आपको पता होगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य थे। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। ओके, ये क्या कहलाता है? अरब सागर। और ये क्या कहलाता है? हिंद महासागर। तो किस क्षेत्र में आया था अम्फान तूफान मई 2020 में? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य ने 1 जनवरी 2021 से 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है?
तो ये किस राज्य ने किया है? असम सरकार ने किया है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 1 जनवरी 2021 के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट नौकरी। प्राइवेट कीजिए, ज़्यादा बच्चे करना है तो। ओके। भारत के पहले जीवित पाक कला का संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। निम्न में से ये किस स्थान पर है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक के मणिपाल में। याद रखिएगा, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है तो चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। मणिपाल कर्नाटक में है। वंसदा नेशनल पार्क में एशियाई जंगली कुत्ते, जिसे ढोले भी कहा जाता है, ठीक है, ढोले भी कहा जाता है गुजराती लैंग्वेज में जंगली कुत्ते को। अगर आपसे लोकल लैंग्वेज में आए तो आप ध्यान रखिएगा। यह किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पर पिछले 50 वर्षों से लुप्त जो एशियाई कुत्ते थे वो अभी देखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वंसदा नेशनल पार्क एशियाई जंगली कुत्तों के लिए चर्चा में रहा था। कहाँ पर है? गुजरात में है। ओके। दक्षिण अंडमान के दुर्लभ ताड़ के वृक्षों को संरक्षित करने के लिए किस राज्य में लगाए जाएंगे? देखिए, जब कहीं भी कोई दुर्लभ ऐसी कोई प्रजाति होती है, वो जानवरों की हो, फूलों की हो, औषधियों की हो, पेड़ों की हो, जब वो लुप्त होती है तो उसे संरक्षित करने के लिए एक दूसरे स्थान को चुना जाता है जहाँ जिसकी वो मूल भूमि है, वैसी ही परिस्थितियां दूसरी जगह होती हैं और उस वृक्ष को, उस जीव को संरक्षित करके उसकी प्रजाति को बचाए रखा जाता है। तो ये है ताड़ के वृक्ष। कहाँ पर मिलते हैं ये दुर्लभ ताड़ के वृक्ष? अंडमान, दक्षिण अंडमान में। तो ये यहाँ लुप्त ना हो जाए इसलिए भारत सरकार ने इनको संरक्षित करने के लिए केरल राज्य में इनका रोपण किया है, ताकि ये यहाँ पर ये प्रजाति लुप्त ना हो और लंबे समय तक ये वातावरण में बनी रहे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य अपना स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करेगा? स्वास्थ्य रजिस्टर कौन सा राज्य लॉन्च करेगा अपना स्वयं का? तो ये करेगा कर्नाटक। कौन करेगा? कर्नाटक करेगा। ओके। देखिए, स्वास्थ्य रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे जनसंख्या रजिस्टर होता है, कितनी जनसंख्या है, पुरुष कितने, महिलाएं कितनी है, ओके, कितने शिक्षा का स्तर क्या है उनमें, ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य रजिस्टर भी लॉन्च होगा, है ना, कि राज्य की टोटल आबादी कितनी है, उसमें से कैंसर पीड़ित कितने हैं, हार्ट अटैक की बीमारी कितने लोगों की है, ये एक डाटा तैयार हो जाएगा। कौन करेगा? कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जयतू भारत सॉन्ग किसने गाया है? तो जयतू भारत सॉन्ग गाया है लता मंगेशकर ने। किस अभियान के लिए? आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। इस गीत को लिखा किसने है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो चेयरमैन है, कौन है चेयरमैन? प्रसून जोशी। उन्होंने इस गीत को लिखा है और गाया किसने है? तो ये गाया है लता मंगेशकर ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अम्फान तूफान से प्रभावित ओडिशा राज्य को केंद्र सरकार ने कितने वित्तीय सहायता दी? तो कितनी वित्तीय सहायता दी थी ओडिशा को? 500 करोड़। ओडिशा को मिले 500 करोड़। तो पश्चिम बंगाल को कितने मिले? पश्चिम बंगाल को मिले हैं 1000 करोड़। कितने मिले हैं? 1000 करोड़। ये इस तरीके के जो बजट निर्धारित होता है योजनाओं में या किसी राज्य को वित्तीय सहायता दी जाती है, ये क्वेश्चन आते हैं। इन्हें अच्छे से याद करते हुए चलिए। इसका मतलब ये नहीं है आप सारी योजनाओं का बजट रटें, ओके, या कितनी धनराशि दी गई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप बार बार रिवाइज जब करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। ओके, घबराएं नहीं, आराम से पढ़ें। स्वच्छ शहरों के 5 स्टार रेटिंग में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए क्या हुआ है, सभी शहरों को उनकी स्वच्छता के स्तर के आधार पर रेटिंग में बांटा गया है। मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में भी बताया ये 5, 3 और 1। ओके, तो 5 स्टार में टॉप शहर होंगे और उनसे नीचे होगा 3 स्टार और उनसे सबसे बेकार स्थिति में होगा 1 स्टार। ओके, और जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है स्वच्छता को लेकर उसे कोई स्टार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिसको ज़्यादा अच्छे स्टार मिलेंगे वहाँ पर फंड भी ज़्यादा पहुँचेगा। तो इसमें गलत जो अपना विकल्प है वो है दिल्ली गोरखपुर। ठीक है, तो ये 5 स्टार रेटिंग में शामिल नहीं है। बाकी ये 6 शहर जो हैं 5 स्टार रेटिंग में शामिल है। इंदौर, नवी मुंबई, मैसूर, राजकोट, सूरत, अंबिकापुर। ओके, तो ये 6 शहर आपको याद होना चाहिए क्योंकि 5 स्टार लिस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंदिर को पूर्णतः सोलराइज करने की योजना प्रारंभ की गई? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मंदिर परिसर में क्या लगाए जाएंगे?
सोलर पैनल लगाए जाएंगे और ये सोलर पैनल के माध्यम से ही मंदिर में जो बिजली का काम होता है वो किससे होगा, सौर ऊर्जा से ही संपन्न होगा। जैसे बिजली जो चलती है, पंखे, टीवी, जो भी कुछ चलता है वहां पर, जितना मंदिर का सिस्टम होता है वो सब किससे होगा, सौर ऊर्जा से ही होगा। तो ये सरकार ने किसके लिए योजना बनाई है, कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए यह योजना बनाई गई है। ओके, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। कोविड-19 के दौरान भरोसा एप्लीकेशन किस विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। देखिए, विश्वविद्यालय के बच्चे परेशान ना हो, पैनिक ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें समय समय पर, ये एक हेल्पलाइन थी। ओके, हेल्पलाइन था ताकि बच्चों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। तो ये किसने स्थापित की थी ये हेल्पलाइन, ये की थी भरोसा एप्लीकेशन ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। किसने, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय लेकर आया था भरोसा एप्लीकेशन। चार धाम यात्रा परियोजना के लिए चंबा सुरंग का उद्घाटन 26 मई 2020 को, इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया। तो कौन है हमारे सड़क एवं परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री, तो ये हैं नितिन गडकरी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सुरंग का उद्घाटन किया। किसका, चंबा सुरंग का। ओके, याद रखिएगा। ICGS सचेत भारतीय तटरक्षा बल के पहले तटरक्षा अपतटीय गश्ती पोत का कमीशन कब किया गया। कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन का मतलब होता है इसे उस इकाई में शामिल करना। ओके, देखिए ICGS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, क्या नाम है इसका, सचेत। ओके, तो ये कब शामिल हुआ, ये हुआ 15 मई 2020 को। कहाँ पर, गोवा में इसे शामिल किया गया 15 मई 2020 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन का वार्षिक प्रकाशन है। कौन जारी करता है प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट, तो ये जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। UNEP क्यों चर्चा में रहा है, दिया मिर्जा इसकी गुडविल एम्बेसडर है, जिनका क्या हुआ है, कोविड-19 की वजह से इनका गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, धनबाद को। क्या कहलाती है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, धनबाद कहलाती है। कोयला राजधानी धनबाद। देश की मौद्रिक नीति का निर्माण निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। कौन करता है मौद्रिक नीति का निर्माण, तो ये करता है रिजर्व बैंक। कौन करता है मौद्रिक नीति का निर्माण, रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है राज्य की। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ओके, वो संविधान के अनुसार राज्य में काम ना चल रहा हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और राज्य की जो चुनी हुई सरकार होती है वो समाप्त हो जाती है और प्रशासनिक तंत्र राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के अंतर्गत कार्य को संभालता है। तो ये अधिकतम किसी भी राज्य में कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है, तो ये 3 वर्ष, याद रखिएगा आप। ओके, 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहले इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था, फिर बाद में इसकी समय सीमा तय की गई है, क्योंकि जैसे ही कोई अपोजिट सरकार केंद्र में आती थी तो वो अपने विरोधी दल के जो राज्य होते थे वहाँ उस राज्य में क्या कर देती थी, राष्ट्रपति शासन लगा देती थी द्वेष भावना के कारण। तो इसको रोकने के लिए इसकी समय सीमा कितनी निर्धारित की गई, 3 वर्ष। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। देखिए, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कुल GDP की बात हो रही है, ओके, अगर ये पूछा जाए कि रोजगार में कितने प्रतिशत योगदान है, तो रोजगार में ज़्यादा होगा कृषि का, 58% लोगों को रोजगार देता है। कौन सा क्षेत्र, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र। ओके, अकेला कृषि नहीं, कृषि से संबंधित क्षेत्र भी टोटल कितना देते हैं, 58%। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं कुल GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान, तो ये लगभग है 17%। कितना है, लगभग 17%। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनेकांतवाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है, तो ये किसका है, बौद्ध धर्म का। ओके, देखिए अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों था, 4 जुलाई को क्या मनाया है, धर्म चक्र दिवस मनाया है। क्या मनाया है,
धर्म चक्र दिवस कहाँ पर? बिहार के सारनाथ में। कहाँ पर? बिहार के सारनाथ में। क्यों मनाया? क्योंकि बुद्ध ने पहली बार शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 शिष्यों को यहीं पर उपदेश दिए थे, इसलिए 4 जुलाई को क्या मनाया गया? धर्म चक्र दिवस मनाया गया। इसे क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा? बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो सभी कब हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहा था? तो ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सिकंदर सानी खुद को कहता था, खुद को उपाधि दी थी और खुद को ये सिकंदर बनाना चाहता था। ओके, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? 1896 से। वर्तमान में सॉरी, कब हुआ था प्रारंभ? 1896 में। ओके, विश्व प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स का संबंध किस देश से है? देखिए, इन्होंने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, तैराकी में। इन्हें गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन शार्क के उपनाम से भी फेमस हैं ये। कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। ओके, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है और भारत की पहली महिला खिलाड़ी, महिलाएं जो लॉन टेनिस खेलती हैं वो उसको क्या बोलते हैं? डेविस कप बोलते हैं, ठीक है, महिलाओं का। तो इसको पहली बार जीतने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? सानिया मिर्जा बन गई है। इंपॉर्टेंट है, पहला पहला जितना है सब इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फोकस किया कीजिए। ओके, सानिया मिर्जा डेविस कप जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बन गई हैं। शेख उल हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी निजामुद्दीन औलिया को। किसको दी गई थी? निजामुद्दीन औलिया को दी गई थी शेख उल हिंद की उपाधि। चित्तौड़ की संधि किस मुगल शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? हस्ताक्षरित होने का पूछा जा रहा है, तो ये हस्ताक्षरित हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? किसकी बात हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर। तो कौन से आर्टिकल की बात करेंगे? 124। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 61। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति, आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और आर्टिकल 143 में क्या है? 143 में जब राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर कोई डाउट हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है, लेकिन इसे मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। आर्टिकल 32, इसे संविधान का क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, ये हमारे जितने भी अधिकार हमें प्राप्त हुए संविधान से उसकी रक्षा करता है। ओके, तो हम रक्षा इसके इस आर्टिकल के माध्यम से कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट करते हैं। मंगला पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है जैसलमेर में। मंगला पेट्रोलियम क्षेत्र जैसलमेर में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा संडे को। ओके, सेकंड पार्ट हमारा संडे को अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।